मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम मृदा के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम मृदा की जो परिच्छेदिकाएँ हैं या फिर मृदा के जो संस्तर है उनके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए मृदा के संस्तर, मृदा के संस्तर। देखिए संस्तर का मतलब हम देखिए साधारण अर्थों में तो होती है मृदा का परत, जब मतलब मृदा की जो परतें होती है उन्हीं को हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में मृदा के संस्तर बोलते हैं। तो देखिए मृदा का जो विस्तार है वो केवल धरातल के ऊपरी क्षेत्र ऊपरी भाग पर ही नहीं है बल्कि पृथ्वी की गहराई के अंदर भी कई किलोमीटर गहराई तक मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो हमें जो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में जो मृदा का जो विस्तार पाया जाता है और पृथ्वी के ऊपर जो मृदा का विस्तार पाया जाता है उसकी जो विभिन्न परतें हैं उन विभिन्न परतों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मृदा के जो संस्तर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए संस्तर। ए संस्तर देखिए ए संस्तर के अंतर्गत जो धरातल के जो ऊपरी परत है, ये आपका धरातल है, ठीक है, और धरातल की जो बिल्कुल ऊपरी परत है उस ऊपरी परत के ऊपर ही जो मृदा पाई जाती है वो होती है मृदा का ए संस्तर। मतलब जो मृदा धरातल की ऊपरी परत पाई जाती है जिस पर समस्त जो प्राणी जगत है वो निवास करता है, वो उस मृदा को हम ए संस्तर में रखते हैं। मतलब ए संस्तर की जो मृदा है वो पृथ्वी के धरातल के ऊपर पाई जाती है और हम जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, फसलें की उत्पादित की जाती है, सभी पेड़ पौधे उसके ऊपर विकसित होते हैं, सभी जीव जंतु मनुष्य जगत सभी जिस मृदा के ऊपर रहते हैं वो है हमारा ए संस्तर। मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है ए संस्तर, मतलब ये है धरातल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। अब देखिए ए संस्तर के नीचे जो अगला संस्तर है वो है बी संस्तर। ये है मृदा का बी संस्तर और यह जो मृदा का जो बी संस्तर है वो ए संस्तर के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और जब मृदा का जब आर्द्र और उपाद्र क्षेत्रों में, आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्रों में जब जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक वर्षा के साथ जब वो वर्षा का जो जल होता है उस जल के साथ यह मृदा है वो रिस कर नीचे वाले क्षेत्र में आ जाती है। मतलब ए संस्तर से जो मृदा है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल के साथ घुलकर और बी संस्तर तक आ जाती है। मतलब जब यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं निक्षलन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? निक्षलन। निक्षलन की प्रक्रिया। और निक्षलन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अति आर्द्र क्षेत्रों में। अति आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में वर्षा के जल के साथ मृदा के ए संस्तर के जो घुलनशील तत्व हैं, जैसे जो घुलनशील तत्व हैं वह घुलनशील तत्व मृदा के साथ जल के साथ घुलकर निचली परतों में आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं निक्षलन की प्रक्रिया। और इस परत का जो निर्माण है वो निक्षलन की प्रक्रिया के कारण से ही होता है। तो जो पृथ्वी की जो गहराई है, मतलब पृथ्वी की गहराई के अंदर जो जड़ें हैं वो पौधों की जो जड़ें अधिक गहराई में लगी हुई है पौधों की, वो इस बी संस्तर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये है मृदा का बी संस्तर जो ए संस्तर के नीचे पाया जाता है। उसके बाद होता है अगला संस्तर मृदा का सी संस्तर। तो देखिए यह जो सी संस्तर है वो बी संस्तर के नीचे पाया जाता है और इसका निर्माण होता है वो जो छोटी छोटी चट्टानें होती है या फिर चट्टानों के जो खंड होते हैं उन चट्टानों के खंड के द्वारा इस संस्तर का निर्माण होता है। और यह जो संस्तर है वो पृथ्वी के धरातल के नीचे बी संस्तर के नीचे विद्यमान रहता है। उसके बाद है डी संस्तर। तो देखिए जो मृदा का जो डी संस्तर है वो सी संस्तर के नीचे पाया जाता है और इसका निर्माण जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के द्वारा ही मृदा के बी संस्तर का निर्माण होता है। और यह जो डी संस्तर है यह इसमें बिल्कुल भी ह्यूमस की कमी होती है, इसमें कोई भी उपजाऊ कण इसमें विद्यमान नहीं रहते हैं। तो ये मृदा की 4 परत है या 4 संस्तर है।
ए संस्त्र जो सबसे ऊपरी परत है, धरातल का जो सबसे ऊपरी परत है, जो हम जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जिसके ऊपर संपूर्ण मानव जीवन निवास करता है, या फिर संपूर्ण जो जीव जगत है वो जिसके ऊपर निवास करता है, सभी विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, फसल उत्पादित की जाती है, वो है मृदा का ए संस्त्र। ठीक है, सबसे मानव प्राणी के लिए या फिर संपूर्ण जीव जगत के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संस्त्र है वो ए संस्त्र है। ठीक है, उसके बाद है बी संस्त्र, जो ए संस्त्र के नीचे पाया जाता है, और इस बी संस्त्र का निर्माण होता है निक्षलन की क्रिया के द्वारा। निक्षलन की क्रिया के बारे में हमने देखा है कि जो अत्यार्द्र क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में वर्षा के जल के साथ ऊपरी परत के मतलब ए संस्त्र के जो घुलनशील तत्व हैं वो इसके साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, और जिससे कहाँ पर आते हैं, नीचे चलकर बी संस्त्र में आ जाते हैं। उसके बाद है मृदा का शीर्ष संस्त्र, और शीर्ष संस्त्र का निर्माण होता है जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उन चट्टानों के टुकड़े के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये दो जो परतें हैं, जो शीर्ष संस्त्र और डी संस्त्र, वो बिल्कुल ही अनुपजाऊ होते हैं, इनमें ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, पेड़ पौधों के लिए बहुत बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। तो ये भी मृदा के परत ही होते हैं, मृदा के संस्त्र। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मृदा के संस्त्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो मृदा का जो वर्गीकरण है, हम मृदा के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। मृदा के संस्त्र के बाद हम मृदा के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि मृदा को कितने प्रकार से और किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मृदा का वर्गीकरण, देखिए मुख्य रूप से मृदा का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। पहला जो मृदा का जो वर्गीकरण है वो है स्थानबद्ध। मृदा का जो पहला वर्गीकरण है उसके बारे में हम देखते हैं, तो जिसमें पहले 4 प्रकार से जो मुख्य वर्गीकरण है, जिसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा है संरचना के आधार पर, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण है मृदा का वो है रंग के आधार पर, और अगला जो वर्गीकरण है वो है रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, मतलब मोटे रूप से मृदा का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, तीसरा है रंग के आधार पर, और चौथा है रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से मृदा के वर्गीकरण मुख्य रूप से किए गए हैं। पहला हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानबद्ध मृदा। ठीक है, तो देखिए स्थानबद्ध मृदा में ये होता है, जो वो मृदा आती है जिसका विकास एक स्थान विशेष पर होता है। दूसरी मृदा है वहित मृदा, यह स्थानांतरित मृदा। देखिए इसके अंदर वो मृदा आती है जो स्थान विशेष के ऊपर इसका विकसित न होकर इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किसी अन्य क्षेत्र से आती है, मतलब किसी अन्य क्षेत्र से उड़कर या फिर बहकर जब ये मृदा किसी क्षेत्र में आकर जमा हो जाती है उसे हम कहते हैं वहित मृदा। जैसे किसी नदी के साथ जब मृदा बहाकर एक दूसरे स्थान पर चली जाती है वहाँ जाके जमा हो जाती है, या फिर भूस्थलीय भागों में आंधियाँ जब चलती हैं तो आंधियों के द्वारा जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वहित मृदा। ठीक है, दूसरी है, उसके बाद अगली है संरचना के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर जो मृदा है वो 4 प्रकार की होती है। पहली है बलुई मृदा, दूसरी है चीका मृदा,
तीसरी है गाद, तीसरी है गाद, और उसके बाद अगली है दोमट मृदा। दोमट मृदा। देखिए संरचना के आधार पर हम मृदा के वर्गीकरण के बारे में देखें तो यह 4 प्रकार की होती है। पहली है बलुई मृदा, ठीक है। तो बलुई मृदा का मतलब है जो भूरी रेतीली मृदा होती है उसे हम बलुई मृदा कहते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद है चीका मृदा। तो देखिए चीका मृदा होती है चिकनी मृदा जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, और गाद जो दलदल क्षेत्र में जो मृदा मिलती है वह गाद मृदा होती है, और दोमट मृदा जो शुष्क और या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो मृदा मिलती है उसे हम कहते हैं दोमट मृदा। रंग के आधार पर वर्गीकरण के बारे में हम देखें तो रंग के आधार पर मृदा 5 प्रकार की होती है। पहली होती है लाल मृदा, लाल मृदा। दूसरी पीली मृदा, पीली मृदा। उसके बाद है काली मृदा, काली मृदा, ठीक है। उसके बाद है राख के रंग की, राख के रंग की मृदा, और भूरी मृदा, भूरी मृदा। देखिए रंग के आधार पर मृदा 5 प्रकार की होती है। पहली होती है लाल मृदा, जिसका रंग लाल होता है, और उसका रंग लाल जो लोहे के जो अंश हैं, लोहे के अंश की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। उसके बाद है पीली मृदा, तो इस मृदा का रंग तो थोड़ा पीला होता है। तीसरी है काली मृदा। तो देखिए ह्यूमस की मात्रा की अधिकता के कारण काली मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है, वह काली मृदा होती है। और राख के रंग की मृदा जो मिलती है हमें, जो ज्वालामुखी के उद्भेदन के क्षेत्र है, ज्वालामुखी के उद्भेदन के क्षेत्र में यह जो राख के रंग की मृदा है वो पाई जाती है, ठीक है। और अगली है भूरी मृदा, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो होती है भूरी मृदा। तो देखिए रंग के आधार पर भी हमने मृदा के प्रकार देखे, मृदा 5 प्रकार की होती है। उसके बाद हम रासायनिक गुणों के आधार पर देखें तो जिसमें देखिए पहली होती है, इसमें भी रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा 4 प्रकार की होती है। पहली है अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा। दूसरी है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। तीसरी है चूनायुक्त मृदा, चूनायुक्त मृदा। और 5वीं है लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। देखिए पहले रासायनिक गुणों के आधार पर हम देखें मृदा के वर्गीकरण के बारे में, तो रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा वो मृदा होती है जिसका जो पीएच मान है, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है वो होती है अम्लीय मृदा, और जिस मृदा का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, वो मृदा होती है क्षारीय मृदा, ठीक है। और फिर है चूनायुक्त मृदा। देखिए चूनायुक्त जो मृदा है वो चूने की जो प्रदेश है, जो काष्ठ प्रदेश है, उन काष्ठ प्रदेश में ये जो चूनायुक्त मृदा है वो पाई जाती है, और इस मृदा के अंतर्गत चूने के अंश भी पाए जाते हैं। उसके बाद है लवणीय मृदा, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये है हमारे मृदा का जो वर्गीकरण है वो हमने देख लिया है, और आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा मृदा से संबंधित जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।